विरासत याद ही रहती है कौम जी है तारीख का बरकबर बेटे। तो इसलिए हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत की तरफ आते हैं और खासकर ये जो गोजरी लोक सकाफती प्रोग्राम है, मकसद ये है कि हम अपने कल्चर को, अपने तमद्दन को, अपनी तहजीब को लोगों में मुतारफ कराएं कि जो लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं या जो हमारे आस पड़ोस में उनको पता चले कि हमारे लिबास क्या है, हमारा खायबा क्या है, हमारी जबान क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो ये पहचान ही कौम की शनाख्त बनती है, कौम की बका बनती है। जो जो कौमें अपनी इन जड़ों को भूल गई वो इस धरती से मिट गई, तारीख इसकी गवाह है। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है, जैसे पीछे मैं देख रहा हूँ कि सर पे टोपी कशीदाकारी की हुई है, ये हमारा हुनर है, ये हमारी सकाफत है, ये हमारा लिबास है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ख्वातीन पहले सलवार वगैरह लगाती थी और उसका घेरा जो है वो 8-10 मीटर की वो सलवार बनती थी, बाद में लोगों ने फैशन के तौर पर पटियाला सलवार का नाम उसको दे दिया, जो गुजर सदियों पहले लगाते थे। तो इससे बड़ी और पहचान आपकी क्या हो सकती है, आपकी विरासत क्या हो सकती है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो फनकार हैं, बशीर मस्ताना जी हैं, उनके साथी हैं, राकेश आनंद जी हैं, विजय नाम जी हैं और मुजम्मल शाह साहब बैठे हैं। दूसरे हमारी फनकारा हैं जो शादिया परवीन जी हैं, अनीसा करीम हैं, कलसुम अख्तर जी आपके सामने लिबास और जेवरात के बारे में अपने ख्यालात अज़ार करेंगी। और ये सारा प्रोग्राम डॉक्टर जावेद राय के स्क्रिप्ट पे जो उन्होंने रिसर्च की है, खोज की है आपकी ज़बान और अदब के लिहाज से, उस पे ये मबनी है सारा प्रोग्राम। वो आपको मुतारिफ कराएंगे कि ये चीज़ें सारी कैसे हमारे साथ साथ चलती हैं। रेडियो जम्मू की तरफ से जो पहल एथनिक फेस्टिवल के तौर पे हुई है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि लोक विरसे को, हमारे जो विरासत सदियों से जिंदा है, उसको एक लाइव रूप में जो है वो डॉक्यूमेंट करने का ये पहला सिलसिला है। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो स्क्रिप्ट के लिए हमने डिस्कशन की थी उसमें थे कि गुजरों के शादी के रस्म रिवाज, और क्योंकि शादी सबसे अहम तकरीब जो मनाई जाती है गुजरों में, जिसके साथ बहुत सारे लोकगीतों का और बहुत सारी लोक गाथाओं का जुड़ाव पड़ता है, तो इस हवाले से ये टॉपिक जो है वो तय हुआ था और इस पे मैंने कुछ काम किया हुआ है। वो काम इतना ज़्यादा है कि वो एक किताब की शक्ल में है और उसको यहाँ पे एक छोटी सी महफिल में बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रख सकूँ जो गुजर माशरे के हिसाब से, गुजर बकरवाल कबीले के हिसाब से जो है वो लिखी गई हैं। तो तारीख की और गर्दानी से इल्म होता है कि हर कौम, कबीला, इलाका अपनी मुमताज तहजीबी विरासत, अलग सकाफत और ज़ुबान रखते हैं। ये वो अनासर हैं जो दूसरे कौमों और ग्रोहों से किसी एक कौम या ग्रोह को मुनफरिद करते हैं। ये भी मुमकिन है कि बाज़ लोगों या कौमों ने जब वो तादाद में कम हो गए, उन्होंने अपने आप को गैर महसूस तरीके से दूसरे ग्रोहों या कौमों में ज़म कर लिया। यहाँ ये अमल भी काबिल ज़िक्र है कि बाज़ ग्रोहों, कबीलों या इलाके के लोगों ने अपनी रसूम और रवायात को या तो छोड़ दिया या उन्हें मुकामी एतबार से तरमीम करते थे। बदलाव का ये अमल हर दौर में जारी रहा और इसी के रद्दे अमल में हालात, मज़ाहिब और लसानी इकाइयाँ तरतीब पाती रहीं। हम इस मकाले में गुजरों के कबायली रसूमों और रिवाज का जिक्र करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 700 से ज़्यादा कबाइल, जनजातियाँ या ट्राइब आबाद हैं जिन्हें भारतीय आईन ने तस्लीम किया है। उनमें से कुछ एक के आसार तो खत्म हो चुके हैं, ताहम कुछ अभी भी जिंदा हैं। उनकी शनाख्त उनकी जुबान, लिबास, बोदोबाश और रसूम और रवायात से वाज़ेह होती है। शुमाली भारत के अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय के दामन में कई कदीम कबाइल आबाद हैं, जिनमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, गोट, बद्दी, शीना, बेदा वगैरह कबीलों का जिक्र जम्मू कश्मीर के एतबार से आता है।
हिमालयी कबाइल में एक खास कबीला गुजरों का है। ये लोग हिंदू कुश से नेपाल तक की तराई तक आबाद हैं। इनमें से कुछ एक ने हमारा छोड़ मैदानी इलाकों में रिहाइश इख्तियार कर ली है। ये लोग आज जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अलग अलग खित्तों में आबाद हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वगैरह शामिल हैं। भारत के अलावा ये कबीला पाकिस्तान के 4 सूबों और अफगानिस्तान में भी आबाद है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर कबीले के लोग कश्मीरी और डोगरा लोगों के बाद तीसरी बड़ी शनाख्त हैं। इनकी शनाख्त इनकी कबायली जिंदगी, अलग जबान, सकाफत, विरासत और रसूम रिवाज हैं। कबायली तर्ज जिंदगी की वजह से ये लोग पुरानी रवायात, लोक अकायद, जादू, टूटे टोटके और रिवाजों को सदियों से निभाते आए हैं और ये सिलसिला हनूज जारी है। गुजर बकरवाल कबीले में रसूम और रिवाज का बड़ा हिस्सा शादी ब्याह की रसूमात पर मबनी है, जिनमें से कुछ एक यूं हैं। जो पहला शादी की रस्म के एतबार से माना जाता है, उसको मल बोलते हैं। मल का मतलब होता है मलना। मलना मतलब एक फिक्स करना, रिश्ते को फिक्स करना। तो ऐसी सूरत में मल जो है वो लड़की के पैदा होने से उसके जवान होने तक किसी भी डेट को की जा सकती है और इसमें बाजू पे एक धागा बांध के ये तय किया जाता है कि ये रिश्ता अब फलां लड़के के लिए हमारा हुआ। तो ऐसी सूरत में मल की जाती है और इसमें रिश्ते को मखसूस कर लिया जाता है, जो कि शादी की उम्र से पहले या शादी की उम्र होने के पहले निकाह करके और शादी के बाद उम्र को होने के बाद रुखसती की जाती है। इसके बाद जो रिश्ते ऐसे तय नहीं पाते हैं, इस सूरत में रिश्ता तय करने के लिए, रिश्ता मांगने के लिए लड़के वालों की तरफ से पहल की जाती है। लड़की वालों की तरफ से रिश्ते को भेजे जाने को बहुत ही मायूब समझा जाता है, बहुत ही गलत समझा जाता है। ऐसी सूरत में मतलब लड़की वालों को नीच की नजर से देखा जाता है कि वो अपनी लड़की के लिए कोई रिश्ता वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। इसमें जब रिश्ते तय करने पे एक गांठ जो है वो बांधी जाती है नानी की तरफ से या दादी की तरफ से लड़के की और लड़की की अपनी चादर में जो वो पहनती हैं, और उससे ये तय पाया जाता है कि अब ये रिश्ता जो है तय है। और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है उनका आना जाना और रिश्ते का सिलसिला होता है। और गुजरों में अमूमन उन लड़कियों को के रिश्ते को ज्यादा प्रेफर किया जाता है जिसके बहुत सारे भाई हों, क्योंकि काम काज में वो लोग आपके काम आते हैं। इस मौके पे बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं जब रिश्ता तय हो जाता है। और आपको मालूम है कि किसी रिश्ते के तय होने के बाद हमारे लोग खुशी में गीत गाते हैं, बैत गाते हैं। बैत एक चौमुखा, एक 4 लाइनों का एक सीआरपी होती है जिसमें 30 वर्ड होते हैं। तो हर एक लाइन जो है वो आखिरी लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसमें ज्यादातर हिजरिया जो मज़ामीन है वो बयान किए जाते हैं। ये कुछ चीजें जो है अलग अलग ट्राइब में थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है, इलाकाई फर्क भी इसमें हो सकता है, नस्लवार कुछ के थोड़े से अलग हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सब यकसा है। तो बैत का जिक्र इन्होंने किया था, क्यों ना हम शुरुआत बैत से करें।
ऐसे पांडे वाणी की रस्म कहते हैं, जिसे आप लोग कड़माई कहते हैं या गंड की रस्म कहते हैं। तो ऐसी सूरत में मतलब किसी जगह पे रिश्ते को तय करने के लिए मर्दों की एक टोली जो है वो जाती है और उसके बाद वो वहाँ पे कुछ चीजें बर्तन में लेके जाते हैं, जिसमें सामग्री जो है वो लड़की के लिए होती है और वो उसको देंगे। तो इस रिश्ते को बाकायदा तौर पे तय करते हैं। इस मौके पे जेवर वगैरह भी दिए जाते हैं और घी, शक्कर, दही, चावल वगैरह की दावत जो है वो की जाती है। आगे चलती जाती है तो दिन मुकर्रर करने के का एक दिन, जिसको दिहाड़ा बदना कहते हैं, वो होता है। उसमें हमारे लोग कोई मुअज़्ज़ज़ लोग जाते हैं जो दिन मुकर्रर करते हैं, तो कौन से दिन नहीं करने हैं वो तय करते हुए 3, 13, 23 तारीख जो चांद की है वो नहीं होनी चाहिए। 8, 18, 28 तारीख जो है चांद की वो भी नहीं होनी चाहिए। 12 मतलब जो दिन जिस दिन शादी शुरू होगी वो मंगलवार या बुधवार से शुरू नहीं होना चाहिए। और जब चांद कम हो रहा हो, बहुत कम हो रहा, अमावस्या जिसको आप बोलते हैं, उस दिन शादी नहीं करनी है। मुहर्रम को, रमजान को और सफर के महीने में जो अरबी महीने है उसमें भी शादी जो है नहीं करनी है। और 2 ईदों के दरमियान भी शादी नहीं करते, क्योंकि उसको 2 ईदा कहते हैं। उसके सक्सेसफुल रहने के कम चांसेस जो है वो माने जाते हैं। और शादियां जो है मंगर मतलब जब फसल तैयार हो जाती है, इस मौसम में, शरद के मौसम में की जाती हैं, या फिर बैसाख में जब अप्रैल 13 के इर्द गिर्द जब हमारे काफिले पहाड़ों को चलते हैं उससे पहले की जाती है या पहुंचने के साथ ही की जाती है। तो इस सूरत में ये जो है दिन मुकर्रर किए जाते हैं। उसके बाद जो पहली रस्म अदा की जाती है शादी की, वो जाते हैं ज़ियारत पे और वहाँ से एक पत्थर लाते हैं, ज़ियारत से एक मदद मांगते हैं कि इस मौसम, इस डेट को जो है ठीक रहना चाहिए। वो आके चूल्हे में, जो चूल्हा जलता है उसमें दबा देते हैं। तो अगर मौसम ठीक रहता है तो वो वापस वहाँ पे, जब शादी खत्म हो जाती है तो वापस वहाँ ज़ियारत पे पत्थर रखते हैं और फिर कुछ खीर वगैरह, चावल, दूध वगैरह की बनी हुई नमकीन या मीठी खीर जो है वो पेश की जाती है। उसके बाद जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर एक हिगरो साधो, फर्स्ट इनविटेशन जो है वो ड्रॉ की जाती है। तमाम रिश्तेदारों को एक बंदा भेजा जाता है जो बोलता है कि फलां डेट को, मतलब चांद की या साथ में बिगरमी दिन, फलां रात, फलां शादी मुकर्रर है फलां जगह पे। तो ये एक आम दावत होती है जो लोगों को पता चलता है कि फलां डेट को है, शुरू हो रही है। तो उसके बाद जो है हर एक रस्म की, हर एक रीत की अपनी जो है वो अलग से इन्विटेशन होती है। और इनविटेशन देने का ये तरीका है कि अगर आपने मतलब उनको बुलाना है, जिनके घर वालों को बुलाना है, औरतों को भी और मर्दों को, तो दावत देने के लिए औरत भी जाती है और मर्द भी जाता है, इकट्ठे जाते हैं। घी, शक्कर, दही, चावल, राजमा चावल वगैरह खिलाए जाते हैं। मोस्टली हमारे लोगों में मतलब गोश्त का तेल और मेहंदी पे रिवाज नहीं था। आप जाके थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा, मगर वेजिटेरियन ज़्यादातर खाना जो है वो बनाया जाता है और वही बांटा जाता है, जिसमें दूध का अंसर या घी का या मक्खन का या दूसरी चीज़ों का ज़्यादा होता है और मीठे का ज़्यादा जो है रिवाज है। तो तेल की रस्म के दिन गाना भी बांधा जाता है, जो कि कुछ धागों का बनाया हुआ, जिसमें कोड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो धर्म बहन की तरफ से या दोस्त की तरफ से बांधा जाता है। फिर इस मौके पे बाहर से घास लाई जाती है, जो उस दूल्हे को चौकी पे बिठाने के बाद उसके या और कुछ वहाँ पे वो धागे का एक गोल दायरा बना के उसमें तेल डाला जाता है और जो कुछ गीत वगैरह गाए जाते हैं। उसके बाद जनाब वो दूल्हे को जो है वो बिठा दिया जाता है गाना बांधने के बाद। लेकिन उसके बाद कुछ हेलो प्लीज बैठिए, दूल्हे के ऊपर कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। उसमें क्या है कि जब आपका तेल लग जाता है उस वक्त आपको घर से चारदीवारी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उसको घर में कोई काम जो है करने की इजाजत नहीं है, कोई किसी भी काम में हाथ नहीं बटाना, उसको एक जगह बैठना है। दूसरा, आप अंधेरे में अपने कमरे से भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है।
अच्छा, इस दौरान दूल्हा हो या दुल्हन हो एक आदमी साथ रखा जाता है जो कि 24 घंटे उसके साथ रहता है, बिल्कुल पास। उसके बाद इस मौके पर जब वो जब वो तेल लगा लेता है और जब वो दूल्हा दुल्हन नहीं बने होते, इस दौरान ज्यादा सजने संवरने की मनाही है और रात के वक्त आईना देखने की मनाही है। अब होता है कि क्या मुकाम दिया जाता है दूल्हे को या दुल्हन को शादी के वक्त, तो ये माना जाता है कि गुजर बकरवालों में दूल्हे को राज्य के बराबर का एक वो दिया जाता है जिसमें उसको कोई काम, उसके सारे जो हुक्म है वो आपको मानने हैं और लड़की के भी सारे हुक्म सिवाय इसके कि वो किसी दूसरे से शादी करना चाहते हैं माने जाते हैं। तो इस वक्त में अमूमन लोग दुआ करवाते हैं दूल्हे से या दुल्हन से अपने हक में, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो ऐसे में लोग कहते हैं कि खुदा जो है वो इन लोगों में बहुत करीब होता है, इसलिए इनको इनसे दुआ जो है दुआ करवाई जानी चाहिए। और वो जो बाकी लोगों में है कि उसका जूठा खाना ताकि उसकी किसी की शादी नहीं हो रही है वो जल्दी हो जाए, उसकी जूठी मेहंदी लगानी, तेल लगाना, उसके जूठे कपड़े लगाना वगैरह, ये तो सब में है। दोस्त लोग जो है लकड़ियाँ लेके आते हैं, गुड़ लेके आते हैं, दही लेके आते हैं, घी लेके आते हैं और वो लिखा जाता है बाकायदा से कि किसने कितनी जोड़ी लकड़ी लाई, कितनी, और उसको जो है वो रखा जाता है। उसके बाद मेहंदी की रस्म, जिसको निहारियों की रस्म कहते हैं। तो पुराने ज़माने में ये होता था कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों से खाना पका के लाते थे। बात कोठी, जो चावलों की कोठी होती है, उसमें वो सारा चावल इकट्ठा किया जाता था, तो उसके बाद वो सबको बांट के खाया जाता था, है ना। तो इसको निहारियों की रस्म कहा जाता था। इसके बाद इसको कच्चे के तौर पे भी लाया जाता था, मतलब कच्चे चावल लेके आए और कच्ची कोई चीज लेके आए तो उससे उसको किया जाता था। इसके बाद मेहंदी की बाकायदा रस्म अदा की जाती है। मेहंदी की रस्म में एक दूल्हे को एक जगह पे बिठा दिया जाता है और उसी करके बहुत सारे लड़के उसी जगह पे बिठा दिए जाते हैं लोई रखवा के। तो औरतें गीत गाते हुए आती हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं दूल्हे को, तो वो ले जाती हैं, तो वहां जाके पता चलता है ये नहीं है। फिर दूसरे को ले जाती हैं तो पता चलता है ये भी नहीं है। फिर तीसरे को, तो करते करते दूल्हे को जब वो पा लेती हैं तो उसको लेके चौकी पे बिठाते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं, मेहंदी लगाई जाती है। और जैसे पाक का लुंगी का इन्होंने जिक्र किया, तो पाक हर एक को प्यारी होती है। पाक की लाज जो है वो सबसे बढ़िया, गर्दन जाए लेकिन पाक नीचे ना, तो ये एक बुजुर्ग की निशानी होती है। तो ये सारी चीजें जो आज गाहे गाहे हमें नहीं मिलती, उन चीजों की इन्होंने निशानदेही की है।
कि घोड़े के ऊपर अगर आप सामान देखोगे, एक बाकायदा फिल्म इस पे बनी है, उस शख्स को जम्मू कश्मीर का वो शख्स है, उसको अवार्ड मिला, वो काफले के साथ गया, खासकर मुगल रोड के रास्ते और पीर की मार्ग से गुजरता हुआ, और बर्फ से जब घोड़ा गिरता है उस मंजर को कैमरे में बंद किया और साथ ही वो घोड़े के साथ उसी तरह गिरा, उस शख्स को अवार्ड मिला था उस टेली फिल्म का। तो उस काफले के साथ चलने का एक वो अपना ही लुत्फ होता है, वो उसकी छत, वो उसके जो बाकी सामान घोड़े के ऊपर होता है, हाथ से बना होता है, ऊन का बना होगा, कशीदाकारी होती है, हमारे हुनर की, हमारे उस कसब की ये एक मिसाल भी है।